नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पहले औकात, अब रावण। क्या ये बैठे बिठाए मुद्दे पकड़ाए हैं कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को? दरअसल सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। निजी हमले, प्रधानमंत्री पर निजी हमले को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी और मुखर हो गई है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अहमदाबाद में प्रधानमंत्री पर एक तीखा हमला रहा। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में उन्हीं का चेहरा दिखता है। क्या उनके रावण की तरह 100 मुख हैं? सबसे पहली बात तो रावण के 10 सिर थे। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव में प्रधानमंत्री को औकात दिखा देंगे, ये बोला मधुसूदन मिस्त्री ने। अब आप जानते हैं कि जब औकात वाली बात हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में सुरेंद्र नगर में जब वो रैली कर रहे थे और उसके बाद फिर उनकी एक रैली नवसारी में भी थी, इन रैलियों में उन्होंने ये बोला कि ये औकात की बात करते हैं, भाई इनके सामने, इनके अहंकार के सामने मेरी क्या औकात। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2007 में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर शोर से उठाया और कहा यह जाता है कि 2007 में नरेंद्र मोदी के लिए जो मत पड़े वो इस बयान की वजह से, जो भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया, उसका एक बड़ा खासा प्रभाव पड़ा। तो इसके बाद फिर आपको याद है 2014 की पृष्ठभूमि में जब चाय वाला बोला गया, उसके बाद एक और बयान मणिशंकर अय्यर का था जिसमें उन्होंने नीच शब्द का प्रयोग किया। ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज थी जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसका इस्तेमाल किया राजनीतिक रूप से। इसी चुनाव में कांग्रेस ने एक बार औकात बोल के और दूसरी बार रावण बोल के ये दो मौके, अपॉर्चुनिटीज भारतीय जनता पार्टी को दी है और बीजेपी उस पर तुरंत लपक गई। तो ये क्या बैठे बिठाए मुद्दे पकड़ाए हैं? आइए आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने इस पर क्या कहा है। सीआर पाटिल, जो कि गुजरात के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को लेकर जो अपमानजनक बातें कही हैं वो सभी गुजरातियों का अपमान है। कांग्रेस बार बार गुजरातियों का अपमान कर रही है। गुजरातियों का सम्मान न करने वाली कांग्रेस को गुजरात के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना है। संबित पात्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो कहते हैं जिस तरह का बयान कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए दिया, ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है और गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे का अपमान किया है। गुजरात के बेटे के लिए ऐसे शब्द जनता दिखाएगी आईना, ये उन्होंने अपनी बात कही। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर। पहले औकात फिर रावण, कांग्रेस के तीर कहां और किसे चुभेंगे? क्या कांग्रेस को ही तो नहीं चुभ जाएंगे? और क्या बीजेपी की झोली में एक और मुद्दा आकर के गिर गया है? बैठे बिठाए क्या मुद्दे दिलाएं? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अनिल शुक्ला वारसी, पूर्व सांसद हैं बीजेपी के। अजय उमट, ग्रुप एडिटर हैं अहमदाबाद मिरर, नव गुजरात समय के। निशांत रावल, प्रवक्ता कांग्रेस के। और जैस्मिन शाह, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। फेज 1 की कैंपेनिंग भी खत्म होने जा रही है और इससे पहले कि मैं ये बहस शुरू करूं, अरविंद केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आइए पहले सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सब लोग अपने अपने इलाके के अंदर छोटे छोटे नेता हैं, आप सब लोग अपने अपने इलाके के अंदर सम्मानित लोग हैं। मैं सारी आरडब्ल्यू से निवेदन करता हूं कि 3-4 दिन रहेगा बस चुनाव के, आप सब लोग अपने अपने इलाके के अंदर, आप किसी भी पार्टी के हो, मेरे को पार्टीबाजी से कोई लेना देना नहीं है, आप आम आदमी पार्टी के हो, आप बीजेपी के हो, आप कांग्रेस के हो, अब आपको हम सशक्त करने जा रहे हैं, आरडब्ल्यूएस को हम सशक्त करने जा रहे हैं। रियल मायनों के अंदर हम आपको पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर देने जा रहे हैं। हर आरडब्ल्यूएस से, मेरी दिल्ली की हर आरडब्ल्यूएस से विनती है कि आप अपने अपने इलाके के अंदर डोर टू डोर जाइए, एक एक के घर जाइए और उनको कहिए कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सबके आरडब्ल्यूएस के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सबको कहिए कि भाई आप जिस भी पार्टी को, कोई बात नहीं, इस बार सारे जने मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट दें और आप ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दिलाने के लिए वो करें। सभी आरडब्ल्यूएस को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपके इलाके में मान लो दूसरी पार्टी का कोई पार्षद बन गया, फिर वो देख लो आपको काम नहीं करने देगा, किसी भी आरडब्ल्यू को काम नहीं करने देगा और आपको हम जो सत्ता देना चाहेंगे उसके अंदर वो अड़चन अड़ाएगा।
तो आप सब लोग मिलके इस बार इंश्योर कीजिए कि 250 की 250 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए, ताकि हम आपको सशक्त कर सकें। आपके कोई प्रश्न है तो आप। सर, पहला सवाल ये कि आप इनको ताकत देने की बात कह रहे हैं, तो इनकी जवाबदेही क्या होगी? पार्षद को तो आप चुनाव में हरा सकते हैं, इनका अगर ये काम नहीं करेंगे, किस तरह से आप उसका संवैधानिक पहलू? इसका सारा एक ट्रांसपेरेंट तरीका बनाया जाएगा, ऑनलाइन भी करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए जनता आई उनके पास, और एक तरह से उनको अपना ऑफिस चलाने के लिए भी अगर हम पैसे देंगे तो सिस्टम भी बनाएंगे। ऑनलाइन जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी ग्रीवांसेस आ रही हैं लोगों की, जितनी डिमांड्स आ रही हैं, वो ऑनलाइन पार्षद भी देख सकता है, एमएलए भी देख सकता है, सरकार भी देख सकती है कितनी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, कितनी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो वो उस तरह की अकाउंटेबिलिटी रहेगी। सर, क्योंकि आप सर्वे लगातार कराते हैं, आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तो रुक रहा है, अब आज की डेट में आपका सर्वे क्या कह रहा है, और अगर इतना मजबूत सर्वे है तो कहां तक नंबर जाएगा इस अनाउंसमेंट के बाद? मैंने जैसे पहले भी कहा था 230 क्रॉस करना चाहिए मेरे हिसाब से, 250 में से 230 क्रॉस करना चाहिए, 20 बीजेपी की 20 से कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरा तो मैं ये चुनाव जो है, मैं चाहता हूं कि दिल्ली का हर व्यक्ति केवल चुनाव में वोट डालने ना जाए, चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, प्रचार करे, अच्छी पार्टी का प्रचार करे, ईमानदार पार्टी का प्रचार करे, घर घर जाके प्रचार करे। सब लोग प्रचार करो, सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, अपनी अपनी डीपी बदल लो, डीपी में झाड़ू का चुनाव चिन्ह लगा लो, सारे लोग इसको आंदोलन बना दो इस चुनाव को। सर, कश्मीर फाइल्स पे सरकार को काफी कुछ सुनना पड़ा है, गोवा में कुछ हुआ, उस पर क्या कहेंगे? क्या हुआ है? कश्मीर फाइल्स बोला गया कि इस तरह की फिल्म कैसे पहुंची है? मेरे को आइडिया नहीं क्या हुआ है। हरियाणा में आपने खाता खोल दिया है, हरियाणा में आप दूसरे नंबर पर आ गए हो, पहली बार चुनाव लड़ा। अब असेंबली चुनाव में पहले नंबर पे आएंगे, जनता की पहली पसंद बनेंगे। सर, कूड़े के पहाड़ का आप वही मुद्दा बना के चल रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये हर जगह होता है, हर शहर में होता है, ये एक तरह से। और लंदन में कूड़े का पहाड़ कहाँ है, मुझे एड्रेस बता दें। टोक्यो में कूड़े का पहाड़ कहाँ है, मुझे एड्रेस बता दें। वो छोड़ो, इंदौर में कूड़े का पहाड़ कहाँ है, मेरे को एड्रेस बता दें। 5 साल पहले ये इसी बात पे चुनाव लड़े थे कि कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। अब 5 साल में इनसे कूड़े का पहाड़ नहीं हटा, तो अब कह रहे हैं नहीं, कूड़े का पहाड़ तो हम हटा ही नहीं सकते। ये तो गलत बात है, लॉयर्स की पेमेंट तो नहीं रोकनी चाहिए, वकीलों की पेमेंट क्यों रोक रहे हैं लोग? तो ऐसे नहीं रोक सकते, ऐसे नहीं रोकना चाहिए। हर चीज में अड़चन अड़ाना, हर चीज में अड़चन अड़ाना। पहले योगा क्लासेस रोक दी, फिर पोल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे थे वो रोक दिए, अब आप बता रहे हैं कि लॉयर्स की पेमेंट रोक दी। काम रोकने वालों को जनता पसंद नहीं करती, काम करने वालों को जनता पसंद करती है। एलजी साहब ने जितने 6 महीने में काम रोके हैं, वो अब देख लेंगे एमसीडी के नतीजों में क्या हाल होता है इन लोगों का। अगर ऐसे ही काम रोकते रहे तो वो 7 सीटें भी बम्पर मार्जिन से जीतेंगे अगले साल, देख लेना। बदनामी कौन सी है? वीडियो जो इन्होंने निकाले हैं, मैं आपको इसका मैं जवाब दे देता हूँ। जनता बड़ी सयानी होती है, इनको लगता है कि जो पार्टियां जनता को बेवकूफ़ समझती हैं वो पार्टियां ही खत्म हो जाती हैं। आज मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, उस आदमी ने इस पूरे प्रकरण को बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। कहते हैं जी, दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी दुकान दिल्ली वालों ने बंद कर दी, उनका माल। तो अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें उन्होंने आरडब्ल्यूए जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनसे ये अपील की कि वो जो एमसीडी के चुनाव हैं उसमें कैंपेनिंग एकदम ज़ोर शोर से करें, लोगों को भारी से भारी मात्रा में वोट ताकि वो दें, इसके लिए उनको कहें कि वो बाहर आए। खैर, वापस चलते हैं। हमारी जो खबर है गुजरात से कि कांग्रेस के एक के बाद एक जो नेता बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो भी खास तौर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ऐसा क्यों है कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है जो बाद में उन्हीं के लिए मुसीबत बन जाती है? अनिल शुक्ला वारसी, अजय उमट, निशांत रावल और जैस्मिन शाह। निशांत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। ये ऐसी क्या मजबूरी है कि मौत का सौदागर, नीच, चाय वाला, औकात और अब लेटेस्ट ये रावण,
ये इसके बोले बिना क्या चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? नहीं संकेत भाई, देखिए ये तो गुजरात कांग्रेस के लिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, मैंने पहले भी बोला था कि जैसे ही 1 तारीख और 5वीं तारीख नजदीक आएगी, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेताओं के पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है। गुजरात के जो असंख्य मुद्दे अराइज हुए हैं 27 साल में, उनके बारे में उनको बात नहीं करनी, लेकिन छोटी छोटी बातों को कैसे बड़ा करना है, उनका पेड बीजेपी का जो पेड सोशल मीडिया है, वो एक पर्टिकुलर क्लिप को कैसे उसको मार्केट में यानी व्हाट्सएप लेबोरेटरी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वायरल करती है, ये एग्जाम्पल है। देखिए जो खड़गे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो एक नॉर्मल सा तंज कसा था। उन्होंने देश को ये समझाने की कोशिश की, गुजरात को ये समझाने की कोशिश की कि गुजरात एक पहला ऐसा एक चीज में ऐसा मॉडल बन गया है जहां पे भाजपा के मुख्यमंत्री का जो फेस है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने एक भी सभा नहीं की, और प्रधानमंत्री जी को पिछले 2-3 महीने से गुजरात में आके इतनी सभाएं करनी पड़ती है, बल्कि जहां पे देश में रोजगारी के, देश में भ्रष्टाचार के इतने सारे मुद्दे अराइज हुए, देश में आज देखिए चाइना ने हमारी बॉर्डर्स को कैप्चर करने की कोशिशें शुरू कर दी है, असंख्य मुद्दे है देश के, आतंकवाद एक बड़ा मसला बन चुका है, कश्मीरी पंडितों को हिजरत करनी पड़ रही है। ये सारे मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री का होना, उनके डेस्क पे होना, उनके कार्यालय में होना काफी आवश्यक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी जब खुद जान गए हैं कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उनकी पूरी की पूरी पैनल यहाँ पे भ्रष्ट हो चुकी है और उनके हाथ से ये पूरी गुजरात की कमान जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे प्रचार करने के लिए बार बार आना पड़ता है। ये खड़गे साहब का बोलने का एक तरीका था। उन्होंने कोई रावण के साथ कंपैरिजन नहीं की, मैंने उनके स्टेटमेंट 100 बार सुने हैं। उन्होंने मुखुटों पे बात की थी। उन्होंने ये सवाल किया था कि क्यों प्रधानमंत्री जी को जिला कक्षा के इलेक्शन होते हैं, हैदराबाद में जाके कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन है, तो उनको बार बार आना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद है, हम सबके प्रधानमंत्री जी है, और प्रधानमंत्री जी का देश को अभी सबसे जरूरत है, नहीं कि गुजरात के विधानसभा के इलेक्शन। ये गुजरात से है जी प्रधानमंत्री जी, वो बिल्कुल आ सकते हैं, उनका स्वागत है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन देखिए ऐसा है, आपने देखा है रावल जी, आपने देखा है, देखिए कांग्रेस पार्टी इस चीज से भली भांति परिचित है कि जिस चीज से राजनीतिक रूप से आपको हानि पहुंचे, जैसे कि किस के साथ बहस में बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, किस मुद्दे पर बात करनी है नहीं करनी है, आप भी जानते हैं कि सब राजनीतिक दल, भले ही आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बैठ करके तय करती है कि भाई हम इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा नहीं उलझेंगे, इससे हमें नुकसान हो जाएगा। आप जानते हैं कि इससे पहले इस तरीके के बयानों से और ऐसे शब्दों को बीजेपी ने उठा करके स्पिन किया और उससे उनको फायदा भी पहुंचा। इसके बावजूद एक ऐसे शब्द का प्रयोग किस संदर्भ तो आप बाद में समझाएंगे ना रावल जी, लेकिन शब्द के प्रयोग पर जो राजनीति शुरू हो गई उसका आप क्या करेंगे? इसकी हानि, इसका नुकसान आप पहले उठा चुके हैं। संकेत भाई, किसी भी शब्द या स्टेटमेंट को या वाक्य को आप कितना पॉजिटिव लेते हो, कितना नेगेटिव लेते हैं, आज के सोशल मीडिया के जमाने में एक राजकीय पार्टी को डिसाइड करना होता है। जैसे आप कह रहे हैं जनता समझदार असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी जी के बारे में जो बोला था और राहुल गांधी जी की सद्दाम के साथ जो कंपैरिजन की थी, वो तो कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसका क्लिप बना के कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या कहीं पे सोशल मीडिया में वायरल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमने वो बात को इग्नोर की। चलो बोला, उससे ठीक है, राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे, भारत जोड़ो की, भारत को जोड़ने का काम कर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पेड सोशल मीडिया है, आपने देखा होगा कि एक विधायक का 3 साल पुराना वीडियो जैसे उन्होंने प्रोपोगेंडा खड़ा करके पूरे गुजरात में बताने की कोशिश की थी, मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि भाई जो उम्मीदवार है, कांग्रेस का उम्मीदवार ये पर्टिकुलर ज्ञाति के लिए ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का करना जरूरी था। मुझे पता था कि ये पूरी पार्टी को पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि गुजरात के जो मुद्दे हैं, गुजरात की जो जनता इस बार 1 तारीख को फर्स्ट फेज का जो वोटिंग करने वाली है, उसमें ही भारतीय जनता पार्टी और आईबी के रिपोर्ट से उनको पता लग गया है कि फर्स्ट फेज से वोटिंग से ही भारतीय जनता पार्टी की हार शुरू होने वाली है। तो 2-3 दिन जब 48 आवर्स का समय बचा है संकेत भाई, तो ये सारी बातें के ऊपर अनिल शुक्ला जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। आवश्यक लगता है। अनिल जी, आपने कांग्रेस का बयान सुन लिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का ये कहना है कि अब जब कोई मुद्दा नहीं बचा, किसी चीज पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उस वजह से आप इस तरीके की बातें उठा लेते हैं, शब्द पकड़ते हैं, जिसको यूपी में कहा जाता है मुंह पकड़ना, कि आपने मुंह पकड़ लिया, बात में बात डाल दी। जी 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 जी, ऐसा है कि जब किसी का समय खराब होता है, हाँ, तो उससे उल्टी सीधी बातें निकलती हैं।
हाँ। उल्टी सीधे काम होते हैं। इस समय कांग्रेस का समय खराब चल रहा है, इसलिए ये कितनी भी सफाई दें, लेकिन उस सफाई से कुछ होने वाला नहीं है। वो उल्टी सीधी बातें करके ये लगातार अगर किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो इनका वक्त खराब है। अभी मैं खुद भी 3 दिन गुजरात में रह के आया हूँ, चुनाव प्रचार में गया था। मेरी पत्नी भी गई थी, मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में प्रतिभा शुक्ला। हम लोग गए थे और गांव गांव गए कई जगह। जो मैंने देखा है, जो आप कच्छ और सौराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहां पर जो पिछली बार करीब 13 सीटें हम 2012 के चुनाव के कंपैरिजन में कम पाए थे, 26 हाँ। सीटें पाए। हाँ। क्योंकि कच्छ और सौराष्ट्र का पूरा जो क्षेत्र है वो जो है पाटीदार बाहुल्य है, पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। तो पिछली बार ऐसा कुछ आंदोलन चल रहा था जिसके वजह से हमको नुकसान हुआ था। लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि गांव गांव में जितना भी पटेल समाज है, पाटीदार लोग है, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हाँ। और निश्चित तौर से हम जो पिछली बार हमको नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई करेंगे। और आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, गांव गांव में जो पोजीशन है, जैसे आम आदमी पार्टी है, मैं तो देखता हूं किसी गांव में इनका कार्यकर्ता ही नहीं है, किसी गांव में इनका झंडा तक नहीं है, कोई इनकी बात करने वाला नहीं है। अच्छा, ये केवल जो है ये हवाई फायर कर रहे हैं। इनके तो एक भी सीट ही जीतने वाले नहीं। अच्छा। और अच्छा। अगर थोड़ा बहुत कांग्रेस का नुकसान होता भी है, हाँ। जो पिछली बार के उससे वोटों का, तो उससे हो सकता है कुछ इनका वोट परसेंटेज बढ़ जाए। बाकी गुजरात की जो मेरा अपना असेसमेंट है 3 दिन रहने के बाद, हाँ। कि गुजरात में बीजेपी 150 सीटें पाने जा रही है। ये 150 वाली थ्योरी जो है वो जी। जमीन पर खूब तूल पकड़े हुए है। अब ये होगा या नहीं वो आगे देखना पड़ेगा। तो नहीं, सच्चाई है ये। हाँ। आप गांव में जाएंगे तो आपको पता लग जी जी बिल्कुल, मैं गया हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैंने देखा है कि बड़ी जोर शोर से फैलाई हुई है ये बात बीजेपी संकेत भाई, में। एक सवाल है मेरा सांसद जी एक से। एक सेकंड सांसद रावल जी, ये रुकिए दिखा इससे ना पहले आपको? कि आप अपना सवाल पूछे, 2 और लोग हैं, 2 और वक्ता हैं जिन्होंने अभी बोला नहीं है। मैं सबसे पहले जैस्मिन जी आपके पास आना चाहता हूं। एक तो ये जो इस तरीके के मुद्दे हैं जो बीजेपी ने आप पकड़ लिया है, पहले मौत का सौदागर का जिक्र था, उसके बाद फिर नीच, चाय वाला, और इसी चुनाव में औकात, और अब रावण। आपको क्या लगता है कि ये जनता में कितना रेजोनेट करेगा? और दूसरी चीज, ये जो बड़ा मुकाबला होने वाला है जिसमें एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपका असली टेस्ट यहां होने जा रहा है, जैसे कि सूरत, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र, इन सब जगहों पर, वहां आप अपने आप को कितना देखते हैं? साकेत जी, पहले मैं ये बता दूं कि आज गुजरात में कुछ बहुत ही अनोखा वातावरण है। एक बड़ी सी परिवर्तन और बदलाव की आंधी चल रही है। इस आंधी का बीजेपी कैसे जवाब दे उन्हें समझ नहीं आ रहा। इसलिए ये सारे जो मुद्दे हैं, जो भटकाने वाले मैं मुद्दे कहूंगा, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं बनता। उनको ये है कि बस मीडिया में कुछ बोल दे। मुझे तो ये पक्का है अभी ये सारे बयान सुन के कि कांग्रेस और बीजेपी में सेटिंग हो रखी है। दोनों काम की चर्चा नहीं करना चाहते, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, और अगर एक दूसरे को नहीं देते तो अरविंद केजरीवाल को देते हैं। उन्हें लगता है कि गाली देने से स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के मुद्दों से हम ध्यान भटका देंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि पहला तो मैं ये बता दूं कि आज की तारीख में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा गुजरात में। ना इनके नेता जाते, ना इनके कार्यकर्ता जाते हैं ग्राउंड पर। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ एक नेता जो उनके जो रह गए हैं, वो अगर जीत भी गए तो चुनाव के बाद बिक जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। 90% इनके नेता ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज लड़ाई बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी क्लियर तरीके से है। और जो जैस्मिन भाई, ये बताइए, आपके भी एक नेता जो हैं, जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे सूरत में, उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर उन्होंने अपनी एक स्पीच में ये बोला कि मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। ऐसे ही एक और जन भी है। संकेत जी, मैं ये पूछूंगा आपसे, और देश के लोगों को समझना चाहिए। एक सेकंड, वो अपना जवाब तो दे दें। हाँ। जब देश के लोग ये समझ जाएं कि इसके पीछे क्या चल रहा है, एक एमएलए जो दिन रात 3 साल से मेहनत कर रहा है, एमएलए कैंडिडेट, उसको अगवा किया जाता है, गन पॉइंट पे अगवा किया जाता है। गन पॉइंट में गुजरात पुलिस उसको लेके आती है और उसका नॉमिनेशन ले जाती है, और उसके बाद उसके अंदर अंतरात्मा जागती है। क्लियर है कि इतना दबाव जो डाला जा रहा है, और केवल ये एक नहीं है। मैं आपको कह दूं, अगर बीजेपी ये मान के चल रही है और कह रही है कि नहीं आम आदमी पार्टी तो कुछ है ही नहीं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप हमारे सारे नेताओं को, सारे एमएलए कैंडिडेट्स को क्यों धमकियां दे रहे हैं?
डेली की डेली धमकियां मिल रही हैं, कुछ लोगों को अरे किडनैप किया जा रहा काहे है। के लिए मतलब झूठे जिस आरोप प्रकार लगा का कुछ शासन आज गुजरात में देखने को मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि देश में ऐसा माहौल कहीं नहीं है। और केवल आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं, आज यहाँ के युवा देखे, व्यापारी देखे, सब डरे हुए हैं, सबको धमका के रखा है। हर गुंडागर्दी सीट का पे माहौल आपकी जमानत जब्त होने जा रही है। आपको देश हर में सीट कहीं नहीं पे- देखने को मिलेगा। इनके हर सीट पे कार्यकर्ता आपकी बड़े जमानत बड़े जब्त होने जा रही है। यहाँ जाकर धमकी देते हैं, वहां से उगवाई करते हैं। तो इनका मुंगेरी जो लाल सपने देखना बंद करो। शासन है वो आज बंद होने जाने वाला है। इनकी अच्छा, एक सेकंड, अजय उमट, मैं आपको अजय जी के पास आना चाहता हूं। अजय जी आपसे मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि ये जो बयान है, जैसे कि औकात और रावण, ये इस चुनाव में जिनकी, अब ज्यादा पुराने की बात नहीं करते, इसी चुनाव में जो शब्द प्रयोग हुए उनके बारे में हमने रावल जी की बात सुनी। उनका ये कहना था कि ये स्पिन दे करके और जबरदस्ती अपने पक्ष में चीजों को घुमाने का प्रयास। लेकिन इतिहास ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब ये किया है तब तक उनको वो ये क्लेम करते हैं कि चुनावी रूप से हमको इसका लाभ मिला है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस बार भी जमीन पे रेजोनेट करेगा ये रावण और औकात जैसा बयान? प्रधानमंत्री ने औकात पर अपनी एक रैली में जिक्र किया था, तुरंत इस मुद्दे को उठाया। संकेत, एक्चुअली आपने जो वर्ड यूज किया ना कि मुंह पकड़ लेते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। वो मधुसूदन मिस्त्री ने भी जो बात कही थी उसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में किसी ने नहीं लिया, लेकिन बीजेपी के वालों ने मुंह पकड़ लिया। और कल रात से बीजेपी के लोग काफी खुश हैं कि चलो यार एक गाली आ गई मोदी जी के लिए। और मोदी जी खुद अपनी रैली में कहते हैं कि रोज मुझे 2.5 से 3 किलो गाली मिलती है, पता नहीं वो कैसे तोलते हैं, लेकिन उस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन गुजरात के इलेक्शन जब भी आता है और मोदी जी को गाली पड़ती है तो बीजेपी वाले खुश हो जाते हैं कि इसका एक सिंपैथी वेव आएगा। और पता नहीं क्यों यहाँ आके ही कांग्रेस के नेता उनको गाली देते हैं। दिग्विजय सिंह ने पहले भी एक बार उनको रावण कह चुके हैं गुजरात में ही, और तब उन्होंने कहा था कि मैंने रावण शब्द का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि रावण का अहंकार नहीं चला था, मोदी जी का भी अहंकार नहीं चलेगा। प्रियंका जी ने भी उनको दुर्योधन कह दिया था, गुलाम नबी आजाद ने गांगू तेली कहा था, जयराम रमेश ने उनको भस्मासुर कह दिया था, और सलमान खुर्शीद ने तो फ्रॉग भी कहा था, मन की भी कहा था, शरद पवार ने हिटलर कहा था। मैं उस चीजों में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि जो इम्पैक्ट आया था और जो जबरदस्त इम्पैक्ट आया था वो सोनिया गांधी के मौत के सौदागर कहने का आया था, और मोदी जी वोट के सौदागर बन गए थे। उस चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा हुआ था। संकेत, प्रॉब्लम यह है कि इस बार चुनाव में कोई इमोशनल इश्यू नहीं है। 2002 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती क्योंकि तब वो पोस्ट गोधरा वायोलेशन का जो पूरा माहौल था, वो पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम हुआ था, उसका बीजेपी को काफी एडवांटेज मिला था। 2007 में मौत के सौदागर का एडवांटेज मिला। 2012 में गुजरात का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, वो एक इमोशनल इश्यू था। 2017 में रिवर्स आया क्योंकि तब हार्दिक पटेल का अनामत आंदोलन था, जिग्नेश मेवानी थे, अल्पेश ठाकुर थे। इस बार बीजेपी ट्राई कर रही है कि कुछ इमोशनल इश्यू आए। आपने देखा होगा पिछले 4 दिन से अमित भाई शाह और मोदी जी ड्यूएट सॉन्ग गा रहे हैं हिंदुत्व के बारे में, वो बाटला हाउस के बारे में बोल रहे हैं, वो मुंबई में 26/11 के बारे में बोल रहे हैं, 2002 के गुजरात के दंगों के बारे में कह रहे हैं कि सिर्फ हनुमान दादा की ही दादागिरी चलेगी और किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। 2002 में जो हुआ, हमने कानून के दायरे में रह के देखिए कैसा पाठ सीखा है कि गुजरात में लोग कर्फ्यू शब्द भूल गए। ये जो जनरेशन आई वो तो हिंदुत्व की बात जो है वो बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक में से जो इमोशनल रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बल्कि बीजेपी को थोड़ी सी चिंता हो रही है कि साइलेंस क्यों है, ये सन्नाटा क्यों है, क्योंकि जो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा रिस्पांस देती थी, अपनी सोसाइटी में बुलाती थी, इस बार कोई रिस्पांस नहीं देखने को मिलता है। इसलिए बीजेपी थोड़ी सी सहमी हुई है, कहीं ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी इनकम्बेंट से तो ऊपर नहीं जा रही है। और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी के आने से कई जगह पे एक डिसरप्टिव फोर्स की तरह आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ रही है। ये एक बड़ा अहम मुद्दा, ये अजय उमट ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, और दक्षिण गुजरात के दौरे पे जब हम लोग भी थे तो ये नोटिस करने को मिला। रावल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यही कारण है कि कांग्रेस गालियां दे रही है। वो चाहती है कि मुस्लिम समाज के वोट आम आदमी पार्टी को न जाए, कांग्रेस को चले जाए, इसलिए जो है वो इस तरीके से गाली गलौज करके और इस तरह का माहौल बनाना चाहिए। नहीं, लेकिन ये आरोप तो बीजेपी पे भी लग सकता है ना कि 2002 का जिक्र करना कि हमने अकल ठिकाने लगा दी, और उसके बाद वो बात अलग है कि ये एक संदर्भ में कहा गया था, एक सेकंड, ये एक संदर्भ में कहा गया था कि हमने जो राइटर्स थे उनको ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसका जिक्र करना
इसके अलावा 2611 का जिक्र करना, बाटला हाउस का जिक्र करना, अब 2611 अपने आप को दी गई हुई गालियां, नहीं उनका जिक्र करना। 2611 बाई चांस तो इसी चुनाव के दौरान आ रहा है ना, तो उसकी अगर उसकी नहीं, अजय जी का ये, अनिल जी, अजय जी जो हैं उनका ये कहना है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसे लगता है कि जो एक देखने को मिलता था, एक गुजरात का एक आप ये कह लीजिए कि सीधा रुझान बीजेपी की तरफ, वो कहते हैं जमीन पर उस तरीके से नहीं है। मैं तो अभी रह के आया हूँ, रात में 9 बजे तक मीटिंगें हमने की है और महिलाएं बड़े मात्रा में निकल के आई है, और महिलाएं जो महिलाएं हैं दे आर गोइंग डोर टू डोर। आप इतना बता दीजिए कि बीजेपी मोदी जी की भी रैली में आपकी कुर्सियां क्यों खाली रह जाती है? अरविंद केजरीवाल का रोड शो देखिए, जहां तक नजर जाए वहां तक लोग रहते हैं। तो जनता का मूड आज बहुत साफ है। 27 साल बहुत ज्यादा होते हैं, जितनी घमंड, जितनी गुंडागर्दी से इन्होंने सरकारें चलाई हैं, इसका हिसाब किताब दिसंबर 1 और दिसंबर 5 को जनता। आप अभी अपना संगठन मजबूत करो, जमीन पे आदमी उतारो, वोट मांगने वाले लाओ। एक सेकंड, मैं राहुल जी के पास आना चाहता हूँ। आदमी है निशांत रावल, मेरा सवाल आपसे ये, एक सेकंड, लास्ट के 2 मिनट बचे हैं। रावल जी मुझे ये बताइए, हम लोग जब सूरत में थे, चुनावी सभाएं कवर कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मौजूदा प्रशासन के खिलाफ बहुत कुछ बोला भी कि हमें ये नहीं मिला, ये सुविधाएं नहीं आई, वो नहीं हुई, सब कुछ बोल के। और उसके बाद में उनके एक प्रतिनिधि का ये कहना था कि देखिए ये गुस्सा और नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन जिस दिन वोट डालने जाते हैं लोग, उस दिन डायनामिक्स थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि पिछले 27 साल से यही हो रहा है, और क्या इस चुनाव में भी यही होगा? नहीं संकेत भाई, देखिए एक दो बात बहुत ही स्पष्ट है। हमने काफी सर्वेस देखे हैं अभी पिछले 1 वीक से, और वो सर्वेस में सबसे ज्यादा पॉइंट जो उछल के आया है वो है 2 चीजें। एक तो गुजरात में जो अधिकारी शासन चल रहा है, जिनके भ्रष्टाचार की वजह से, और गुजरात के किसी भी मंत्री या फिर कॉरपोरेशन लेवल पे कोई भी मेयर हो, उनके कंट्रोल में कोई भी अधिकारी नहीं बचा है। उसकी वजह से गुजरात की जनता को जो बेसिक नीड्स नहीं मिल रही है। आपने गुजरात में स्मार्ट सिटी जैसे शब्द, गुजरात में डेवलपमेंट, विकास जैसे शब्द तो बहुत सुने होंगे, लेकिन गुजरात की जनता को जो बेसिक्स नीड्स नहीं मिल रही है, उस हिसाब से गुजरात की जनता में एक तो बेरोजगारी और बेसिक्स नीड्स, ये सामान्य चीजों के ऊपर गुजरात की जनता इस बार वोटिंग करने जा रही है। मैं सांसद साहब को पूछना चाहता हूं, सांसद साहब, ये गुजरात के हर एक गांव में, सिटी में आपने ये फोटो देखा होगा ना, ये है गुजरात मॉडल। असलियत में गुजरात में यहाँ पे मौतें होती है ना, तो हार्ट अटैक से कम होती है, लेकिन ये घूमते फिरते पशुओं की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, उसमें गुजरात के लोगों की मौत ज्यादा होने लगी है आजकल। उसके बारे में भी कुछ आपकी पार्टी को बोलिएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई ये जो घूमते फिरते पशु है, इसकी वजह से जो लोगों की डेथ हो रही है, गुजरात से आए ना, तो मोरबी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने क्या बोला गुजरात सरकार को? हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को बोला ना कि मुआवजा 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, और जो पहले के मालिक को आपने छुपा दिया है, उसको भी आप लेके आइए। गुजरात की चिंता है, 3 दिन गुजराए गुजरात में, तो ओरेवा कंपनी के मालिक को जो आपने छुपा दिया है, उसको भी पकड़ के लाइए, तो गुजरात की जनता खुश होगी, गुजरात की जनता खुश होगी। 3 दिन में गुजरात का आंकलन मत कीजिए, वहां पर लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और हम गुजरात के, चलिए इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी। बिजली है, पानी है, मैं क्षमा चाहता हूँ, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। संकेत जी, मेरा आखिरी पॉइंट में बोलना चाहता हूँ कि हर गांव में जो है कहना, मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं किसी 8 बात तारीख की डिबेट में, और मैं संकेत जी आपको संकेत जी कहना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए, तो मुझे कृपया करके आपकी डिबेट में बुलाइएगा। अच्छा, बिल्कुल। अजय उमट, लास्ट वर्ड प्लीज। आम आदमी वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज। ओपन नहीं होने वाला है संकेत जी, तो 8 तारीख की डिबेट में संकेत, मैं आपको बताऊं, डन निशांत जी, डन। 8 दिसंबर बुकिंग डाल लीजिए, डन, बिल्कुल। संकेत, मैं आपको बता रहा हूँ सब लोगों को मेरा न्योता है, हर किसी को, यहाँ जितने लोग हैं सब। 150 संकेत, गुजरात में मैं आपको बताऊं कि चुनाव काफी दिलचस्प दौरे में जा रहा है, और अब ये धीरे धीरे त्रिकोणीय बन रहा है, और त्रिकोणीय में आम आदमी पार्टी को जो ट्रैक्शन मिल रहा है, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट उस फीलिंग की वजह से, मुझे लग रहा है कि काफी आश्चर्यजनक परिणाम जो है काफी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको मिलेंगे, और खास करके सौराष्ट्र जो है वो बहुत ही, ये आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर मानी जाए तो उनका तो ये मानना है कि भाई आम आदमी पार्टी को एक्नॉलेज ही मत करो ना, उनके बारे में बात करो। कौन केजरीवाल,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संकेत 10 से 15 सीट रहती है। अरे नहीं मिले। हाँ नहीं, बीजेपी का मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो कभी डरी नहीं है। आज गुजरात के लोगों को एक विकल्प मिला है, ये डर है इनको, गुजरात के लोगों से डर है। वोट बड़े बढ़ जाए, बाकी कोई सीट मिलने वाली नहीं है। कुशासन का जो जवाब देगी जनता, उससे उनको डर है। आपको कोई सीट मिलने वाली नहीं। इतनी आवाज से आप संसद में बोले होते तो गुजरात का कुछ सारी बड़ा सीटों होता। पे गुजरात में जमानतें एम्स जब्त होने आते जा हैं। रही हैं। गुजरात चलिए, में इंटरनेशनल वक्त खत्म हो चला है। आवाज से आप संसद में आगे बोले होते एक तो कुछ तारीख बड़ा को होता पहली गुजरात बार का। जनता पेपर जो लीक नहीं वोटर्स होते हैं गुजरात वो में। जो 3 पार्टियां हैं उनको केमछो गुजरात बोलेगी, और हम उसकी पूरी कवरेज करेंगे आपसे थोड़ी सी देर में, यानी कि और आधे घंटे में कैंपेनिंग, प्रथम चरण की कैंपेनिंग खत्म होने जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले दौर के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले दौर की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात के राजकोट शहर सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से मौजूदा विधायक और परिवहन राज्य मंत्री अरविंद रैयानी का टिकट काटकर उदय कांगड़ को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु को टिकट दिया है और आम आदमी पार्टी ने 32 वर्षीय युवा राहुल को उम्मीदवार बनाया है, जो पेशे से शिक्षक हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से बात की हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो यही सवाल है कि मौजूदा विधायक का अगर टिकट काटकर आपको उम्मीदवार बनाया है, तो पहले तो उनका टिकट क्यों काटा और आपको क्यों दिया? क्या परफॉर्मेंस उनकी ऐसी नहीं रही होगी? और अगर परफॉर्मेंस नहीं रही होगी तो फिर आप कैसे जनता को जो है मनाने में कामयाब होंगे? राजकोट में जो 4 सीट है, हाँ, चारों जगह नए कैंडिडेट आए हैं, तो ऐसे कोई एक स्पेसिफिक एक टिकट काटने का कोई सवाल नहीं, वो भी हमारे कार्यकर्ता है। ठीक है। 27 साल की बात चल रही है कि 27 साल से बीजेपी का शासन है, और अब इस बार अगर आप लोग जीतते हैं तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा हिंदुस्तान की राजनीति में। इतनी लंबी सरकार जो है किसी एक पार्टी की नहीं चल पाई है। तो किन मुद्दों के साथ जो हैं आप लोग जो हैं, खासतौर आप जो हैं जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे पास सिर्फ विकास का मुद्दा है, हाँ, और हमारे पास नेता है, नीति है और नीयत है। नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व है जो 8 साल से काम किया है। 27 साल से गुजरात में केशुभाई पटेल के लेकर, मोदी साहब से लेकर, आनंदीबेन से लेकर आज भूपेंद्र भाई तक, जो सरकार ने 27 साल में बहुत जो एक गुजरात को एक रोल मॉडल बनाया विकास का, हम हमारे काम के आधार पर जाते हैं। और हमारा राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी 47 सालों में 42 साल तक अभी बीजेपी का शासन राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चल रहा है। इंद्रनील राजगुरु जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी में गए, फिर कांग्रेस में अब लड़ रहे हैं, पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो आपके मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर आम आदमी पार्टी के जो युवा उम्मीदवार हैं उनको आप मुकाबले में देख रहे हैं? विपक्ष अपना काम करेगा, हाँ, हम अपना काम करते हैं, और लोगों है ना, बहुत जो राजकोट की जनता है, हाँ, वो वोटिंग के टाइम सब देखती है। आज कोई आदमी एक कंपनी का गारंटी कार्ड बेचेगा, 2 महीने के बाद दूसरा गारंटी कार्ड बेचने आएगा, तो उसका गारंटी कौन देगा? तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है, भरोसा नहीं रहता है। राजकोट इस सीट से आम आदमी पार्टी ने राहुल भुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल भुआ ने पिछले साल नगर निगम का इलेक्शन लड़ा था और बहुत ही करीबी अंतर से वो चुनाव हार गए थे। इस बार आम आदमी पार्टी ने राहुल भुआ को उम्मीदवार बनाया है। उनके बारे में ये चर्चा है कि इनका कैंपेन कुछ अलग होता है, क्योंकि इनका कहना है कि इनके पास संसाधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगा सकें, इसलिए शहर के अहम गोल चक्करों पर या चौराहों पर इस तरह से खड़े हो जाते हैं और अपना प्रचार करते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि पब्लिक आपको कैसे पहचाने, क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट हैं, एक तो पार्टियां पुरानी हैं, कैंडिडेट भी पुराने हैं, आपकी पार्टी भी नहीं है, आप कैंडिडेट भी नए हैं, तो पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं एक 32 साल का युवान हूँ और आम आदमी पार्टी ने
मेरे जैसे 32 साल के युवान को टिकट दी है और मैं एक शिक्षक हूँ, 13 सालों से बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं एक टीचर्स के तौर पे यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे को मैंने पढ़ाया है, तो लोग मुझे जानते हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी ने मेरे जैसे नौयुवान को टिकट देके ये साबित कर दिया है कि ये आम आदमी की पार्टी है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से गोल चक्करों पर प्रदर्शन क्यों करते हैं? ये कैंपेनिंग करने का क्या तरीका है आपका? सोच क्या है इसके पीछे? मैं सामान्य परिवार से आता हूँ। मैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ जो मेरे सामने जो भाजपा और कांग्रेस में जो लोग उम्मीदवार है वो बहुत पैसे वाले हैं। तो वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के वो अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आरएमसी वालों ने हमें होर्डिंग्स नहीं दिए हैं, हमने भी मांगा था। ये देखिए आप, जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, तो लोगों की लड़ाई बन चुकी है। जब लोग बाहर निकलते हैं ना, तो बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े जो अहंकारी लोग हैं, उसको घमंड है, उसका घमंड जनता तोड़ देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो ये तरीका है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का चुनाव प्रचार का। राजकोट ईस्ट से अपने कैमरा सहयोगी प्रवीण जी रोहित के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खटास बढ़ती दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए 20 नामों की फाइल वापस कॉलेजियम को भेज दी है। इसमें 9 ऐसे नाम हैं जिसकी सिफारिश कॉलेजियम ने दोहराई थी, जबकि 11 नए नाम थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 25 नवंबर को यह फाइल वापस भेज दी है। Well, according to me, Supreme Court is extremely mild to the central government. I also have differences with the collegium system, and I am praying that it should, correct itself and it should reinvent itself. But that is the system, that is the law of the land. If we stop following a judgment of the Supreme Court, then it will be anarchy. And if government of India starts doing it, then every private citizen can also do the same and say that you didn't do anything to the government of India. Why do you expect? Why should you do it to me? So actually, contempt notices should have gone to the law minister today. But the Supreme Court is being a little. They don't want to probably. They want to do it in a more conciliatory way, which may be right from their perspective. But I think it's giving a very wrong signal. फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बवाल लगातार जारी है। गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के जूरी चेयरमैन इजरायली फिल्म निर्माता नदाव लपीद ने द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और भद्दा करार दिया है। नदाव लपीद ने अपने बयान में कहा है कि कश्मीर फाइल्स को देखकर हम सभी हैरान और परेशान थे। यह फिल्म इस तरह की प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के लायक नहीं थी। अब द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि अगर वे साबित कर दें कि फिल्म पूरी तरह सत्य नहीं है तो फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित, भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया। दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन नक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा।